स्वागत है आप सभी का आज की क्लास बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में। हम आज पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन से संबंधित तीसरा भाग, फर्टिलाइजेशन का तीसरा भाग। ये वीडियो और ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर रहे हैं गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। फर्टिलाइजेशन का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका तीसरा भाग चल रहा है। इसी पूर्व दो पार्ट के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हम प्लांट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में कुल 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से प्रारंभिक 3 स्टेप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन या परागकणों का अंकुरण इस पर होता है, वर्तिकाग्र पे होता है। कब होता है? आफ्टर पॉलिनेशन के बाद होता है। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के मध्य एक इंटरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, तब जर्मिनेशन हो जाता है। और जब पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं होता तो जर्मिनेशन नहीं होता। ये पहला स्टेप के अंतर्गत पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था कि वायबल या जीवन सक्षम परागकण होते हैं, वो एक निश्चित समय के अंतर्गत अंकुरित होते हैं, जिसको हमने जर्मिनेशन पीरियड के रूप में परिभाषित किया था। सेकेंड स्टेप ये पढ़ा था कि जब जर्मिनेशन हो जाता है तो इससे पॉलन ट्यूब विकसित होती है। उस पॉलन ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या कारण है कि मेल गैमेट हमेशा पॉलन ट्यूब के शीर्ष भाग पर ही स्थित होते हैं, और उस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है। तो सेकेंड स्टेप के अंतर्गत पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब के टॉपिक से। थर्ड स्टेप के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि उस पॉलन ट्यूब जो निर्मित हो गई है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कितने समय के बाद वो स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल्स तक पहुंचती है। तो उसकी ग्रोथ रेट टॉपिक से हमने डिस्कस किया था। तो ये प्लांट वाइज इसमें वेरिएशन होता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस अलग अलग होती है, पीरियड इनका अलग अलग होता है और ग्रोथ इनकी अलग अलग होती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब कोई पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके कहाँ तक पहुँच जाती है, पहुँच गई है ओव्यूल्स तक पहुँच गई। एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि इसका पाथ क्या होता है, किस पथ से होती हुई जाती है। तो खोखली या ओपन स्टाइल है, हाफ क्लोज्ड है, क्लोज स्टाइल में से होती हुई जाती है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके कहाँ तक पहुँची हुई है? ये पहुँची हुई है ओव्यूल्स तक। कहाँ तक पहुँची? बीजांड तक। तो अब ये पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल में एंट्री करेगी। इस एंट्री करने की प्रोसेस, एंट्री करने का पार्ट या पोर्शन अलग अलग प्लांट में अलग अलग रिपोर्ट किया गया है। इसके आधार पर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स 3 टाइप्स की होती है। एक पोरोगेमी कहलाती है, सेकेंड सेलेजोगेमी कहलाती है एंड थर्ड मीजोगेमी कहलाती है। हिंदी में कहें इसको तो ये बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और मध्यकायी प्रवेश कहलाता है। सबसे पहली बात करें पोरोगमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश कैसे होता है। अधिकांश पादपों में इस प्रक्रिया के द्वारा पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स में प्रवेशित होती है। कौन सी है? बीजांड द्वारीय। होगा कैसे कि जैसे ही कोई पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स तक पहुंचेगी तो उसके बाद में ये ओव्यूल्स के चारों ओर घूमते हुए माइकोपाइल एंड तक पहुंचती है। माइकोपाइल सिरे से पहुंचते ही ये इस बीजांड द्वारीय सिरे से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। तो कौन सा हुआ? बीजांड द्वारीय सिरा प्रवेश हुआ। बीजांड द्वार या माइकोपाइल क्षेत्र से ही ये बीजांड में प्रवेशित करती है। इसके लिए इस एम्ब्रियो सेक में पाई जाने वाली सिन रिज्ड सेल या साइकोशिका
जिम्मेदार होती है, अर्थात इन सहायक कोशिकाओं के द्वारा कोई विशेष प्रकार का सीक्रेशन किया जाता है और उसी से ही प्रेरित होकर पोलन ट्यूब बीजांडद्वारीय क्षेत्र से ओव्यूल्स में प्रवेशित होती है। लेकिन ये मत सर्वमान्य नहीं है, बल्कि जिनमें सहायक कोशिका नहीं पाई जाती उन फ्लावर्स में भी या उस ओव्यूल्स में भी पोलन ट्यूब बीजांडद्वारीय क्षेत्र से प्रवेश करती है। तो इसके लिए ऐसा माना गया कि बीजांड की ओर गति करने के लिए यहाँ पर जो आर्ब्यूटर पाया जाता है, जिसको सेतुक नाम देते हैं, वो सेतुक शायद इसके लिए जिम्मेदार हो। तो अधिकांश प्लांट के अंदर पाए जाने वाले पोलन ट्यूब की एंट्री वो कौन सी है? पोरोगैमी या बीजांडद्वारीय। अमेंटिफेरी फैमिलीज के मेंबर और कैजुराइना में ये दो ऐसे प्लांट समूह हैं जिनमें पोलन ट्यूब बीजांड के निभागीय सिरे से प्रवेशित होती है। कौन से भाग से होगी? निभागीय सिरे से, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? सेलेजोगैमी या निभागीय सिरे से प्रवेश माना जाता है। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत और एकिमेला में पोलन ट्यूब लगभग इस बीजांड के मध्य भाग से प्रवेशित होती है। बीजांड के मध्य भाग जिसमें अध्यावरण को भेदते हुए ये भ्रूण कोश तक पहुंचती है। किसमें पाया जाएगा? कुकुरबिटेसी और एकिमेलिया के अंदर। तो कुल 3 प्रकार का पोलन ट्यूब की प्रवेश एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है: पोरोगैमी, सेलेजोगैमी और मीजोगैमी। इसमें से अधिकांश कौन सा है? पोरोगैमी प्रकार का। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें इन तीनों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये क्यों पाई जाती है? हो सकता है कि ओव्यूल्स या एम्ब्रियो सेक इस ओव्यूल से बाहर निकला हुआ हो, डायरेक्ट बाहर निकला हो, तो उसको कहीं प्रवेश करने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। हो सकता है कि इसके अंदर इंट्रूगमेंट पाया नहीं जाता, तो भ्रूण कोश होता हो डायरेक्ट पोलन ट्यूब के संपर्क में आ जाता है। जैसे पहला है अकेसिया में। अकेसिया में क्या होता है? अध्यावरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जिसके कारण बीजांडकाय नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण पोलन ट्यूब बीजांडकाय से होते हुए भ्रूण कोश की ओर वृद्धि करती है। किससे करेगी? न्यूक्लियस से करेगी। पिस्टिया के अंतर्गत पोलन ट्यूब बीजांड व्रंत से प्रवेश करती, फ्यूनिकुल से प्रवेश करती। कौन सा बीजांड व्रंत? इस भाग से ही प्रवेशित होगी। तो ये केवल एक प्लांट के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये तीनों से अलग प्रकार के हैं। अब यूट्रिकुलेरिया में क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो सेक इस बीजांड से बाहर निकला हुआ होता है, इसलिए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। जबकि लोरेंथेसी जिसके ओव्यूल्स में इंट्रूगमेंट या अध्यावरण का निर्माण होता ही नहीं है, इसलिए एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश लंबाई में वृद्धि करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है या वर्तिका के निचले हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप पोलन ट्यूब डायरेक्ट भ्रूण कोश के संपर्क में आ जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकार से पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में एंट्री करती है। जब पोलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश कर जाती है तो उसके पश्चात वो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंट्री करती है। किसी भी बीजांड में चाहे किसी भी पथ के द्वारा, चाहे वो पोरोगेमी हो, मीजोगेमी हो, सेलेजोगेमी हो, के द्वारा यदि कोई पोलन ट्यूब ओव्यूल्स में एंट्री करती है, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश हमेशा
बीजांडद्वारीय सिरे से ही होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इस बीजांडद्वारीय सिरे की ओर, इस सिरे की ओर 3 कोशिकाओं का एक सेट पाया जाता है और उसी सेट को हम क्या नाम देते हैं? एग एपरेटस कहते हैं। अंड उपकरण कहाँ पाया जाता है? बीजांडद्वारीय सिरे की ओर। इसलिए हमेशा पॉलन ट्यूब, चाहे वो पोरोगेमी से बीजांड में प्रवेशित हो, सेलेजोगेमी से हो या मीजोगेमी से हो, माइकोपाइल एंड से ही भ्रूण कोश में प्रवेशित होती है। जैसे ही भ्रूण कोश के अंदर इसका प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है तो यहाँ पे पाई जाने वाली 3 कोशिका, एग सेल और सिनरिज सेल, 2 साई कोशिका या सिनरिज सेल और एक होती है एग कोशिका। अब इसका प्रवेश कहाँ से होगा? नंबर 1 हो सकता है कि वो एग सेल और सिनरिज सेल के मध्य से हो, पहली कंडीशन। साई कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से भ्रूण कोश में प्रवेशित हो, या फिर साई कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से हो, एम्ब्रियोसिक वॉल और सिनरिज सेल के बीच से, अथवा हो सकता है कि वो पॉलन ट्यूब साइक कोशिका को भेदते हुए भ्रूण कोश के अंतर्गत प्रवेशित हो। तो जिस प्रकार से 3 टाइप से पॉलन ट्यूब ओव्यूल्स में प्रवेशित हुई थी, उसी प्रकार से 3 टाइप से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंतर्गत प्रवेशित होती है। ऐसा माना गया है कि पॉलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश से पूर्व ही एक सिनरिज सेल होती है, वो नष्ट हो जाती है, जबकि दूसरी सिनरिज सेल इसके प्रवेश के बाद में नष्ट हो जाती है। फेगोपाइरम एक ऐसा प्लांट है जिसमें पॉलन ट्यूब का प्रवेश एग सेल्स और सिनरिज सेल के मध्य से होता है, जबकि कार्डियोस्पर्म एक ऐसा ओव्यूल्स है जिसके अंतर्गत पॉलन ट्यूब साइक कोशिका और एम्ब्रियो सैक की भित्ति के मध्य से होती है, जबकि जियामेज में प्रवेश एक अलग प्रकार का होता है। इस प्लांट में पॉलन ट्यूब दोनों साइक कोशिकाओं के मध्य से होते हुए एम्ब्रियो सैक में प्रवेशित होती है। जैसा कि अभी डिस्कस किया कि एक सेल्स सिनरिज सेल होती है, वो प्रवेश से पूर्व नष्ट हो जाती है, लेकिन एरेलिसी ऐसा प्लांट है जिसके एम्ब्रियो सैक की दोनों साइक कोशिका है, कितनी कोशिका है? दोनों साइक कोशिका है पॉलन ट्यूब की प्रवेश से पूर्व ही नष्ट हो जाती, जबकि निलंबो में एक सिंगल साइक कोशिका, एक साइक कोशिका पॉलन ट्यूब के प्रवेश के समय नष्ट हो जाती है, जबकि दूसरी साइक कोशिका सामान्य रूप से सक्रिय अवस्था में रहती है। पॉलन ट्यूब प्रवेश से पूर्व ये साइक कोशिका जिसके अंतर्गत तंतुल या फिलामेंटस एपरेटस पाया जाता है, इस फिलामेंटस एपरेटस को भेदते हुए पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंतर्गत प्रवेशित होकर के युग्मकों को विसर्जित करती है। किस में करेगी? युग्मक किस में डिस्चार्ज होंगे? भ्रूण कोश के अंतर्गत। तो ये इस 2 टॉपिक के अंतर्गत आज हमने क्या डिस्कस किया है कि ओव्यूल्स में ये किस प्रकार से प्रवेशित होती है और फिर भ्रूण कोश में इसकी एंट्री किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंतर्गत हम फर्टिलाइजेशन के 4थे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये डिस्कस करेंगे कि पॉलन ट्यूब किस प्रकार से फटती है और युग्मक, दोनों नर युग्मक किस प्रकार से एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज होते हैं, फिर इनका मूवमेंट कैसे होता है और कौन सा युग्मक, 2 नर युग्मक होंगे, दोनों में से कौन सा नर युग्मक एग सेल से सलेत होगा और कौन सा द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र से। थैंक यू।